आज हमारे हाथ एक बहुत ही खास रिकॉर्डिंग लगी है। ये कोई स्टूडियो इंटरव्यू नहीं है, बल्कि एनएसयूटी की टीआईसीपीडी लैब के अंदर का माहौल है। अच्छा। वहाँ डॉक्टर धनंजय वी गाड्रे अपने लैब में आए सरकारी स्कूल के करीब 50 छात्रों से बात कर रहे हैं। तो आज हम इस बातचीत की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियरिंग जैसी मुश्किल चीज़ को बच्चों के लिए मज़ेदार और आसान कैसे बनाया जाए। और मुझे लगता है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। इस बातचीत में इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर जो नजरिया है वो हम सबके लिए बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। डॉक्टर गाड्रे सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रॉब्लम स्पॉटर की तरह सामने आते हैं जो रोजमर्रा की चीजों में इनोवेशन के मौके ढूंढते हैं। और उन्होंने बातचीत की शुरुआत एक ऐसे दावे से की जिसने सभी छात्रों को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि आप सबके घर में, चाहे आपको पता हो या ना हो, कम से कम 10 कंप्यूटर हैं। एक मिनट, 10 कंप्यूटर? ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? मेरे घर में एक लैपटॉप है, शायद एक पुराना डेस्कटॉप पड़ा होगा, फोन मिला लें, पर 10 का आंकड़ा कहाँ से आया? यही सवाल उन बच्चों के मन में भी था। और यही तो मजा है, हम कंप्यूटर को गलत नजर से देख रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर गाड्रे ने समझाया कि कंप्यूटर का मतलब सिर्फ वो मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू का डब्बा नहीं होता। वो बात करे थे एम्बेडेड कंप्यूटर्स की। अच्छा, यानी वो छिपे हुए दिमाग जो हमारे उपकरणों को स्मार्ट बनाते हैं। हाँ, ये वो कंप्यूटर है जो किसी और डिवाइस के अंदर घुसे हुए या एम्बेड किए हुए होते हैं। हाँ, उन्होंने बताया कि ये चावल के दाने से भी छोटे हो सकते हैं। एक छोटी सी माइक्रोचिप जो असल में एक पूरा कंप्यूटर होती है। सही बात है। और जैसे ही उन्होंने उदाहरण देने शुरू किए, 10 का आंकड़ा तो बहुत छोटा लगने लगा। सबसे पहले हमारा टीवी, उसमें एक कंप्यूटर है। और उस टीवी का रिमोट, उसमें भी एक कंप्यूटर है। हो गए 2, के लिए अलग, प्रोसेसर अलग। हाँ, उसे एक ही गिनते हैं, चलिए, हो गए 3। फिर माइक्रोवेव अवन, उसमें भी एक छोटा कंप्यूटर है जो टाइमिंग और पावर लेवल कंट्रोल करता है। फ्रिज को मत भूलिए, आजकल के फ्रिज तो तापमान कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि मिक्सर ग्राइंडर में भी अब छोटे कंट्रोलर लगे होते हैं। और वो रिमोट से चलने वाले पंखे? हाँ, उनमें भी एक रिसीवर और कंट्रोलर होता है। जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो 10 का आंकड़ा तो बहुत आराम से पार हो जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कंप्यूटर हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनका एकमात्र काम उस उपकरण के काम को आसान और बेहतर बनाना है। वो बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। सही कहा, असली जीनियस अदृश्य होता है। एक तरह से हाँ। ठीक है, तो ये छिपे हुए कंप्यूटर वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन इसके बाद डॉक्टर गाड्रे ने जो चीज दिखाई, उसने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। क्या? एक टीवी रिमोट जिसमें बैटरी ही नहीं लगती। क्या बात कर रही हैं? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की आदत के बिल्कुल खिलाफ है। रिमोट का मतलब ही बैटरी होता है। बिल्कुल, तो उन्होंने इसे साबित कैसे किया? उन्होंने एक प्रदर्शन किया। लैब में टीवी की जगह एक सेंसर लगा हुआ था और उन्होंने बस रिमोट को 2-3 बार हवा में हिलाया, यानी शेक किया। हाँ, शेक किया, और सेंसर पे लगी लाइट जल उठी। ये दिखाने के लिए कि रिमोट ने सिग्नल भेज दिया है। फिर से हिलाया, फिर से लाइट जली। और ऊर्जा कहाँ से आ रही है? सिर्फ हिलाने से? ये तो जादू जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये जादू नहीं, ये तो शुद्ध विज्ञान है। ये फैराडे के नियम पर आधारित है, जिसे हम सबने स्कूल में पढ़ा होगा। हाँ, पढ़ा तो है। डॉक्टर गाड्रे ने इसे बहुत सरलता से समझाया। रिमोट के साथ एक पारदर्शी ट्यूब लगी है जिसके अंदर एक छोटा सा पर शक्तिशाली चुंबक है, मैग्नेट। ओके। और उस ट्यूब के ऊपर तांबे के तार के 1500 फेरे लिपटे हुए हैं, जिसे कॉइल कहते हैं। तो जब रिमोट को हिलाया जाता है तो वो मैग्नेट उस कॉइल के अंदर से तेजी से आगे पीछे होता है। एग्जैक्टली। और फैराडे का नियम यही कहता है कि जब एक मैग्नेट किसी कॉइल के अंदर तेजी से घूमता है तो उसमें बिजली यानी वोल्टेज पैदा होती है। लेकिन वो तो एसी वोल्टेज होती होगी, जैसे हमारे घरों में आती है। सही पकड़ा। और रिमोट तो डीसी पर, बैटरी वाली पावर पे चलता है। तो इस बिजली को बदलना पड़ता होगा। बिल्कुल सही। एक छोटा सा रेक्टिफायर सर्किट उसे डीसी में बदलता है। फिर एक कैपेसिटर, जो एक बहुत छोटी रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करता है, वो उस ऊर्जा को एक पल के लिए स्टोर कर लेता है। अच्छा। और आखिर में एक रेगुलेटर ये पक्का करता है कि रिमोट को ठीक 3 वोल्ट की पावर मिले। बस रिमोट को चलने के लिए उतनी ही पावर मिल गई जितनी 2 AAA बैटरी देती हैं। ये कमाल है। और इसके फायदे तो जबरदस्त है। सबसे पहले तो सीधा सीधा पैसे की बचत। डॉक्टर गाड्रे ने हिसाब लगाया कि अगर साल में 4-5 बार भी बैटरी बदलें तो करीब 150 रुपए बचते हैं। उन्होंने ये रिमोट 2007 में बनाया था, तो 20 साल में लगभग 250 रुपए की बचत। और इसे बनाने की लागत सिर्फ 200 रुपए। वाह। लेकिन पैसे से भी बड़ा फायदा तो पर्यावरण को है।
जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। जब हम बैटरी इस्तेमाल नहीं करते तो बैटरी का कचरा नहीं बनता, और ये बैटरी का कचरा जब लैंडफिल में जाता है तो उसके केमिकल्स हमारे ग्राउंड वाटर को जहरीला बना देते हैं। और इसका पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा डॉक्टर गाड्रे के एक अनुमान से लगता है। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ दिल्ली के सारे घर इस रिमोट का इस्तेमाल करने लगे तो हर साल 20 टन बैटरी का कचरा पैदा होने से बच सकता है। 20 टन! ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि ये गाड्रे रिमोट हर घर में क्यों नहीं है? इतना शानदार आइडिया जो पैसा और पर्यावरण दोनों बचा रहा है, वो बाजार में क्यों नहीं आया? क्या टेक्नोलॉजी में कोई कमी है? नहीं, टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर गाड्रे के मुताबिक असली समस्या टेक्नोलॉजी में नहीं, हमारी साइकोलॉजी में है। हमारी आदत? हाँ, उनका कहना था जब जिंदगी चल रही होती है तो लोगों को लगता है कि चेंज क्यों करें। मतलब चलता है तो चलने दो वाला एटीट्यूड। बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब तक दिल्ली में प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल नहीं हो गया, किसी ने ऑड इवन जैसी स्कीम के बारे में सोचा भी नहीं था। सही तुलना है। लोगों को अपनी आदतें बदलने के लिए एक बड़ी वजह या मजबूरी चाहिए होती है, और शायद बैटरी प्रदूषण को लेकर अभी वो मजबूरी महसूस नहीं हो रही। हाँ, इसी बिना बैटरी वाली तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने एक और मजेदार चीज बनाई थी, एक इलेक्ट्रॉनिक पासा। लूडो खेलने के लिए? हाँ। उसे भी बस शेक करो और जब रोको तो एक नंबर डिस्प्ले हो जाता है, कोई बैटरी नहीं। और रात के अंधेरे में भी खेल सकते हैं। ये बिना बैटरी वाली सोच ही अपने आप में कमाल है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर गाड्रे सिर्फ ऊर्जा की समस्या को नहीं देख रहे थे, वो हमारी बहुत ही आम आदतों में छिपी समस्याओं को भी पकड़ रहे थे। जैसे जन्मदिन पर केक काटना, सुनने में तो कोई समस्या नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं लगते। लेकिन जब आप स्वच्छता और सुरक्षा के नजरिए से सोचते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक कैंडल का आइडिया अचानक बहुत जरूरी लगने लगता है। सही कहा। ये आविष्कार एक बहुत ही आम लेकिन नजरअंदाज की जाने वाली समस्या को हल करता है। जब कोई केक पर लगी मोमबत्तियों पर फूंक मारता है तो उसके मुंह से निकले बैक्टीरिया भी केक पर गिरते हैं। मैं तो अपने भतीजे के जन्मदिन के बारे में सोच रही हूँ। केक पर 5 मोमबत्तियां थीं और उसने उन्हें बुझाने के लिए इतनी जोर से फूंक मारी कि आधी क्रीम उड़कर मेरे चेहरे पर आ गई। तो हाँ, आप इस आविष्कार की जरूरत समझ सकते हैं। बिल्कुल। और छोटे बच्चों के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि इसमें आग का कोई खतरा नहीं है। और ये बार बार इस्तेमाल की जा सकती है। इसे 1 से 20 साल तक के जन्मदिन के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ आविष्कार ही दिलचस्प नहीं है, बल्कि उसे बनाने की तकनीक भी है। डॉक्टर गाड्रे ने बताया कि इन मोमबत्तियों का बाहरी प्लास्टिक का ढांचा किसी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि उनकी लैब में ही एक 3D प्रिंटर पर बनाया गया है। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, यानी परत दर परत जोड़कर किसी चीज को बनाना। उन्होंने इसकी बहुत अच्छी तुलना एक कुम्हार से की। अच्छा। जैसे एक कुम्हार मिट्टी जोड़ जोड़कर घड़ा बनाता है, वैसे ही 3D प्रिंटर प्लास्टिक की पतली पतली परतें एक के ऊपर एक जोड़कर कोई भी वस्तु बना देता है। मतलब ये कोई नई तकनीक नहीं, बल्कि 5000 साल पुरानी सोच का एक आधुनिक रूप है। बिल्कुल। इसके बाद एक और रंगीन आविष्कार सामने आया, मूड लैंप। मूड लैंप। हाँ, एक ऐसा लैंप है जिसमें लाल, हरे और नीले रंग के 256 अलग-अलग शेड्स को मिलाकर 1.6 करोड़ से भी ज्यादा रंग बनाए जा सकते हैं। ये देखने में तो मजेदार है ही, लेकिन इसका एक बहुत ही व्यावहारिक उपयोग भी है, खासकर सुरक्षा के लिहाज से। वो कैसे? इसे एक मोबाइल ऐप से दुनिया में कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर गाड्रे ने एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए कोई छुट्टियों में घर से बाहर गया है और घर खाली है तो चोरी का खतरा है। एग्जैक्टली। तो वो अपने मोबाइल से कभी एक कमरे की लाइट जला दे, कभी दूसरे की, और रंग भी बदलता रहे। तो बाहर से देखने वालों को लगेगा कि घर में कोई है। ये तो बहुत ही स्मार्ट एप्लीकेशन है। बिल्कुल। लेकिन मैं सोच रहा था इसका इस्तेमाल तो और भी गहरा हो सकता है। जैसे उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं। ये एक तरह का डिजिटल साथी या कम्युनिकेशन टूल बन सकता है। ये एक दिलचस्प ख्याल है। मतलब आप इसे अपने किसी करीबी के ऐप से जोड़ सकते हैं। हाँ, अगर वो देखें कि लाइट का रंग एक खास पैटर्न में बदल रहा है या रोज रात को 10 बजे नीले से पीला हो रहा है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि सब ठीक है। ये सिर्फ एक लैंप नहीं, बल्कि बिना कुछ कहे हालचाल बताने का एक तरीका बन सकता है। सही कहा। अब अगले आविष्कार पर आते हैं जो दिखने में बहुत आकर्षक है, एक LED सैंड ग्लास। रेत की घड़ी जैसी? हाँ, पर इसमें असली रेत की जगह LED लाइट्स ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखती हैं, और जब आप उसे उल्टा करते हैं तो वो फिर से गिरने लगती हैं। और इस सैंड ग्लास का बाहरी हिस्सा एक दूसरी तकनीक से बना है। अच्छा,
इसे बनाने के लिए CNC मशीन का इस्तेमाल हुआ है, जो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। अगर 3D प्रिंटिंग जोड़-जोड़ के बनाना है तो ये घटा-घटा कर बनाना है। हाँ, इसकी तुलना उन्होंने एक शिल्पकार से की, जो पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा लेता है और छेनी हथौड़ी से फालतू पत्थर हटाकर एक मूर्ति बना देता है। सही। वैसे ही CNC मशीन प्लास्टिक के एक बड़े ब्लॉक से फालतू हिस्से को काटकर मनचाहा आकार बना देती है। ये सब दिखाने के बाद डॉक्टर गाड्रे ने अपनी लैब के मिशन के बारे में बात की, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। उन्होंने कहा, हम आविष्कारक हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं। उनकी लैब में आविष्कार होते हैं, उनके प्रोटोटाइप बनते हैं, लेकिन वे उन्हें बड़े पैमाने पर बनाकर नहीं बेचते। तो उनका काम है आइडिया को जन्म देना। हाँ, वो उद्यमियों को यानी एंटरप्रेन्योर्स को न्योता देते हैं कि वे इन आइडियाज को लें, कंपनी खोलें, प्रोडक्ट बनाएं और हाँ, उस प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा लैब को भी दें। ये एक तरह से एकेडमिक रिसर्च को असली दुनिया से जोड़ने का एक बहुत अच्छा मॉडल है। बिल्कुल। फिर उन्होंने छात्रों को समझाया कि आज के दौर में कोई भी महत्वपूर्ण आविष्कार करने के लिए 3 क्षेत्रों का संगम जरूरी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। हाँ, उन्होंने इतिहास का एक लंबा सफर तय कराया, पाषाण युग से लेकर कॉपर एज, आयरन एज और फिर आज के सेमीकंडक्टर और AI के युग तक। उनका संदेश साफ था कि आज कोई भी नई चीज बनाने के लिए इन तीनों क्षेत्रों का ज्ञान जरूरी है। ये सब सुनकर कुछ छात्र जिन्होंने कॉमर्स या आर्ट्स लेने का फैसला कर लिया था, थोड़े निराश हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने तो इंजीनियरिंग में आने के अपने रास्ते बंद कर लिए। हाँ, लेकिन डॉक्टर गाड्रे ने उन्हें बहुत खूबसूरती से प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दरवाजे सिर्फ आधिकारिक तौर पर बंद हुए हैं, अनौपचारिक रूप से नहीं। और ये आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। उन्होंने बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी किए बिना ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बना दी। उनका संदेश बहुत शक्तिशाली था कि अगर सीखने की जिद हो तो इंटरनेट पर आज हर तरह का ज्ञान उपलब्ध है। बिल्कुल, कोई भी इंसान घर बैठे बैठे एक बेहतरीन कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है, बस काम आना चाहिए। कंपनियां डिग्री से ज्यादा आपके हुनर और आपके बनाए प्रोजेक्ट्स को महत्व देती हैं। हाँ, उनकी एक लाइन थी, अगर आप में ये जिद है आपके दिल में कि नहीं, मेरे को तो कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जब हम इस पूरी बातचीत को देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। बात सिर्फ कुछ मजेदार गैजेट्स की नहीं है। नहीं, ये सोच के बारे में है कि सबसे बड़ी इनोवेशन कभी-कभी सबसे जटिल नहीं बल्कि सबसे सरल होती है। बिल्कुल, और ये भी कि असली इनोवेशन वो नहीं जो हमें दिखे, बल्कि वो है जो हमारी जिंदगी को बैकग्राउंड में रह के आसान बना दे। चाहे वो फ्रिज के अंदर का छोटा सा कंप्यूटर हो या बिना बैटरी वाला रिमोट जो पर्यावरण को चुपचाप बचा रहा है। सही कहा। और इस पूरी बातचीत का सबसे शानदार पल तो आखिर में आया। वो क्या था? जब छात्रों के जाने का समय हुआ तो डॉक्टर गाड्रे ने उन्हें रोककर एक और चीज दिखाई, एक छोटा सा माइक्रोफोन जो उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा। और उन्होंने बताया कि वो इस रिकॉर्डिंग का क्या करेंगे। वो इसे एक AI टूल में डालेंगे और उसे कहेंगे कि इस बातचीत का एक पॉडकास्ट बना दे। अरे वाह, ये अपने आप में प्रौद्योगिकी का एक जीवंत प्रदर्शन था। हाँ, वो सिर्फ तकनीक के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे उसी समय इस्तेमाल भी कर रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी अब हमारे संवाद और ज्ञान साझा करने के तरीके का एक अभिन्न अंग बन गई है। ये लेक्चर भले ही स्कूली छात्रों के लिए था, लेकिन इसमें नवाचार, पर्यावरण की जिम्मेदारी और सीखने की कोई सीमा न होने का संदेश हम सभी के लिए है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी साधारण समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए किसी बड़ी तकनीकी क्रांति की नहीं, बल्कि गाड्रे हेमोट जैसी एक सरल, टिकाऊ और शानदार सोच की जरूरत है। शायद हम सभी को अपने अंदर उस प्रॉब्लम स्पॉटर को जगाने की जरूरत है।